टॉपिक है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या यू कह लो मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए इसका। इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन केस ऑफ conjugated system, the electrons can flow from one part of the system to the other part due to resonance. The flow of electron from one part of conjugated system to other creating low and high electron density is called resonance effect, R effect। ये देखिए होता क्या है, आपको पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, ऑल्टरनेट पे होती है ना, पाई प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई माइनस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस लेक्चर्स में। तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो भी तो है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना। एक ऐसा भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है ना जिसमें प्लस माइनस कॉन्जुगेट सिस्टम, पाई माइनस कॉन्जुगेट सिस्टम, है ना। तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये क्या है नेगेटिव, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है पाई में, है ना। तो यही कह रहा है, कहता है जब ये इलेक्ट्रॉन जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, ये रेजोनेंस इफेक्ट में आपने देखा है, रेजोनेंस में आपने देखा है ये नेगेटिव को हम शिफ्ट करते हैं। बेंजल्डिहाइड में, बेंजोइक एसिड में आपने देखा वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हम बनाते थे, इसमें नहीं, किसी में भी ये नेगेटिव यहां होता था, फिर यहां आ जाता था, फिर यहां आ जाता था, है ना, करते थे ना। तो ये नेगेटिव मूव कर रहा है, यहां से पहले यहां पे था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो ये मूव कर रहा है। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का वहां पे होना, इस डेंसिटी, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का होना ज्यादा हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ रही है, यहां कम हो रही है। मतलब एक जगह छोड़ रहा है, एक जगह से लीव कर रहा है और दूसरी जगह आ रहा है, तो जहां से लीव कर रहा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और जहां आ रहा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना। तो इस पूरे इफेक्ट को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट। दैट मीन्स इन नटशेल आप ये कह सकते हो कि, क्या कह सकते हो कि जो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना रहे हो ना, उसमें जो नेगेटिव वाला आपका रेजोनेंस बनाते हो, जिसमें नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो इफेक्ट को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब जो आपने बनाया वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है, बस वही मतलब, और उसी को मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। ओके, और ये दो टाइप के होते हैं, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, टाइप्स हैं इसकी दो, एक प्लस आर इफेक्ट, एक माइनस आर इफेक्ट। लेकिन जैसे आपको कोई क्वेश्चन बोले कि ये रिंग रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगी, इसका मतलब आप सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव कर रहा है, हर जगह मूव कर रहा है वो, हर जगह मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब जहां आ गया आर इफेक्ट तो वहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बस इतना सा फंडा है। और अगर कुछ भी नहीं समझ आया, इसका मतलब यही समझ लो कि रेजोनेंस जो आप बनाते हो वही रेजोनेंस इफेक्ट है, उसी प्रोसेस को रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। ओके, अब यहां प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट प्लस माइनस आर इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट क्या, उसको लिख लो, प्लस आर इफेक्ट क्या है हमारा, और माइनस आर इफेक्ट क्या है, या माइनस एम इफेक्ट क्या है। ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल,
ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लस आर इफेक्ट। बाय डीलोकलाइजेशन बोल सकते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन within the molecule. This result into increase in electron density. This increase electron density. This increase electron density in the molecule, in the rest of the molecule. ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे उसे कहते हैं हम, वो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे OH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो, मान लो ये देखो, तो कहीं कॉन्जुगेशन हमें दिखेगा, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जिसके कारण रेजोनेंस आ जाए। मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखोगे पहले तो कि कॉन्जुगेट है कि नहीं, कॉन्जुगेट होगा तो रेजोनेंस चल पड़ेगा, और रेजोनेंस में क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। आपने देखा पिछले महीने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे, पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे थे। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वो अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर जा रहे हैं, तो क्या उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं गई? इलेक्ट्रॉन का होना वहां पे ज्यादा नहीं हो गया? तो ऐसे इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। ओके, ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट, कि इसका रेजोनेंस इफेक्ट बढ़ गया, प्लस आर इफेक्ट बढ़ गया। माइनस में उल्टा हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से छीन लेंगे मॉलिक्यूल से, जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन कौन से होते हैं? जिनके, ये कौन से हो सकते हैं? जिनके पास लोन पेयर होगा वो होंगे ऐसे ग्रुप। NH2, NH3, ये देखो इसके पास भी लोन पेयर होता है, ये भी मैंने बताया था स्ट्रक्चर कैसे आपको बनता है इसका, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ओके, तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे मॉलिक्यूल के अंदर, आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखा होगा, ये ऐसे ऐसे लोन पेयर अंदर जाता है, घूमता है हर जगह, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लगता रहता है, उसी को हम कह रहे हैं प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल है आपके OH, OR, SH, सल्फर के पास भी लोन पेयर होते हैं, ये सारे आपके प्लस आर इफेक्ट है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे इनके पास लोन पेयर होते हैं। ओके, NHR, ये बहुत सारे आएंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। क्लैरिटी मतलब है यही, और तो है, इसके अलावा एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी इनके हमें। और एक ये भी है आपका NH2 भी होता है, NR2 भी होता है। R क्या है? नहीं, R इज अल्काइल ग्रुप, N इज अमाइड, यहाँ पे ये अमाइड है, अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एक यहाँ पे लगा दो, ये 3 डिग्री अमाइन है। NH3 अमाइन होते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, अमाइड बन जाता है ये, है ना, और ये 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। फिर एक और H हटा दो और एक R ग्रुप लगा दो, 2 डिग्री अमाइन, एक और H हटा दो, तीनों R लगा दो, 3 डिग्री अमाइन। ये चीज है अमाइन, अमाइड नहीं अमाइन, ये बनता है। चलो ठीक है, अब आ जाओ माइनस आर इफेक्ट पे। अब ऐसा ग्रुप, ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देंगे टुवर्ड्स देमसेल्फ। ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स देमसेल्फ, टुवर्ड्स देमसेल्व्स। साइनाइड आ जाता है इसमें, CN, नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं, ये सारे आपके इसके प्लस आर का इफेक्ट का आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, इसका प्लस आर इफेक्ट का CH, उसका भी लिखा देता हूं, CH Cl। देखो ये होते हैं Cl के पास लोन पेयर,
ध्यान से देखो, क्या ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है? देखो लोन पेयर पाई, लोन पेयर अल्टरनेट पाई, है ना? तो और पाई और लोन पेयर पे क्या होती है? और अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन। तो ये इधर को आएगा और ये भाग जाएगा इधर को, ठीक है? ये इधर को आएगा, रिपल्शन हो रही है ना, तो भागेंगे एक दूसरे के। अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन होता तो मान लो इधर प्लस होता तो पाई प्लस की तरफ भागता। पाई को देखना आपने बस, पाई जो है ना वो लोन पेयर अगर दिखेगा तो भागेगा, अगर आपको वो दिखेगा प्लस दिखेगा तो उसकी तरफ जाएगा। ओके, तो यहां से ये इधर गया, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, है ना, क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया। यहां आ जाएगा CH, यहां पे लोन पेयर आ गया डबल बॉन्ड Cl, इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, ये दूसरा वाला खींच लिया अपनी तरफ, तो माइनस। हाँ जी, हाँ Cl ने तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, Cl तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये तो रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये पाए और यहाँ पे रिपल्शन फील हो रहा है इन दोनों पे, तो रिपल्शन के कारण इन दोनों पे ये पाई भागेगा इधर से। ये जैसे इधर से भागा इधर से, इसकी वैलेंसी पूरी, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा, नो। किस पे? क्लोरीन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। हाँ क्लोरीन पे लगा सकते हो आप, यू कैन प्लस लगा सकते हो, यस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस लगेगा। वो अट्रैक्ट इसलिए, अट्रैक्ट उसने उसको खींच, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा है डेफिनेटली, लेकिन ये जो लोन पेयर इसने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया कि यहां से इसकी वैलेंसी, मैंने कहा ना कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है। लोन पेयर इधर गया 1 2 3 4, अगर आप यहां से इसको शिफ्ट नहीं करोगे और शिफ्ट कर दोगे तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। इतना दिमाग लगाना आपको कि कार्बन की वैलेंसी हर पॉइंट पे 4 ही बनी होनी चाहिए। हाँ इसकी पूरी क्यों नहीं हुई 4? इसकी ऐसे 4 हो रही है, एक येरी, दो येरी, 3 येरी और एक इसने खींचा हुआ है, इसलिए नेगेटिव आ रखा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखना आपने, इसका देख लो। किसकी? CH2 की ज्यादा कैसे होगी? एक, हाँ एक इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ ना, तभी तो उसने 2 हो गए ना, उस पे 2 हो गए ना, एक येरा, 2 येरे, 4 येरे और एक नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि एक 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसने उसका खींचा नहीं, अट्रैक्ट करा हुआ ये वाला इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई। अब इस पे देखो माइनस आर इफेक्ट पे, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CN, इस पे लोन पेयर होता है, देखो CN पे लोन पेयर होता है। एक CH और बना लो साथ में, थोड़ा लंबा हो जाए, CH माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ले लो, यहाँ डबल ले लो, ये कर लो। अब देखो इस पे लोन पेयर, लोन पेयर है देखो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड, इस पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन के कारण क्या होगा कि ये देखो, इसको इधर बना रहा हूं मैं, ये क्या देखो अब देखो ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे जो मैंने एग्जांपल लिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में डाला मैंने, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर में लिखा था ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में है। ये ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि अब देखो आप यही क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये इसको इलेक्ट्रॉन खींच ले, वो उसके खींच ले, कैसे पता लगेगा? ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो डोनेट करेगा, दिखेगा जहां पे, वहां पे लोन पे डोनेट कर देना। CN साइनाइड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा दोनों, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे इसने, ये इधर आगे देखो, आगे दोनों लोन पेयर, और यहां पे क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, क्या आ गया? प्लस, है ना। अब देखो ये पाए, अब ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, बताओ, है ना, तो ये अट्रैक्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होएगा, तो ये बनेगा CH2CH, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, C प्लस हट जाएगा और N पे ये, और ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, है ना, 2 3 4, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ कौन सा? CH2C, हाँ वो देख लेंगे बाद, वो तो सिंगल से तो खींच ही लेगा, तभी मैंने डबल, वो तो सिंगल वाला तो सिंपल है, ये मैंने एक बड़ा एग्जांपल लिया। समझो देखो क्या हुआ, ये CN इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है CN, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, तो पाई और प्लस पे अट्रैक्शन हुआ, पाई ने उधर शिफ्ट किया और ये चीज बन गई। ये डबल बॉन्ड से ये शिफ्ट हुआ इधर, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट,
ये तो यही है, एक इलेक्ट्रॉन तो यही वाला इसी का ही है, ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अरे इलेक्ट्रॉन खींचा, बॉन्ड नहीं खींचा, ये इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ को बॉन्ड बना लिया। समझे ये मेरी बात? ऐसे है ये, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इधर उठ के आया यहाँ पे ऐसे, और ये वाला सॉरी ये वाला ले लो, और ये वाला तो इसी का ही है, इसको यहाँ लिख लो चाहे, हाइड्रोजन को इसको चाहे यहाँ बना दो। इसने फिर ये वाला यहाँ चला गया, इसने फिर इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। ये तरीका सिखाया मैंने, क्लियर हुआ? उसको हम लिखते ऐसे ही हैं कि ऐसे चला गया इधर और ऐसे ये बन गया, एन पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि उसने लोन पेयर खींचे हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको याद रखने पड़ेंगे। CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेगेटिव CH3 कौन सा? ये उधर इधर पूछो पहले कुछ है तो फिर आगे देखो, वो बाद में देखते हैं। जो इधर चल रहा है उसको बात करो ना पहले। क्लियर हुआ मेरी बात? ये से ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचते अपनी तरफ, इनको भी याद रखो। CH2 हो गया आपका, NO2 हो गया, CNO, COOR, COOH नहीं, COO वैसे ये भी है पर COR लिखो। COOR कौन सा ग्रुप है? एस्टर है, एस्टर है, CO, O सिंपल ईथर, कीटोन CO। ये देखिए नेक्स्ट इफेक्ट्स को समझिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये लास्ट इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट पढ़े हमने? एक I इफेक्ट पढ़ा है, एक R इफेक्ट पढ़ा है ना, RE को M इफेक्ट भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है ना, E इफेक्ट हो गया, और ये लास्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 4 इफेक्ट्स हैं आपके। मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी बताई है, सिर्फ थ्योरी बताई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करें अभी। आपको सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है कि अच्छा ऐसे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं कुछ, अभी क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करने ज़रूरी है। देखिए एक ये परमानेंट इफेक्ट है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। होता क्या है ये इफेक्ट में? ऐसा देखा गया कि जो लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है हमेशा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। मेरे को एक स्ट्रक्चर समझाने दो, फिर मैं तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी एक बार समझा देता हूँ होते क्या है। तो ये पहले ये समझ लो बस कि कोई भी बॉन्ड बनाएगा कार्बन या कोई भी, या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें एक सिग्मा, वो उससे पहले हमेशा सिग्मा ही कहते हैं, या फिर 2 बनाएगा तो एक सिग्मा दूसरा हमेशा पाई, और 3 एक सिग्मा 2 पाई, हमेशा पहला सिग्मा होता है, रेस्ट ऑफ द पाई। ओके, और सिग्मा पाई क्या होता है ये भी आपको थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ इसके बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी बात कर रहा है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, CH क्या है, अल्काइल ग्रुप ही तो है, CH3 इज द अल्काइल ग्रुप, अटैच्ड टू एन एटम ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम और एन एटम विद एन अनशेयर्ड p इलेक्ट्रॉन। देखो ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, डबल बॉन्ड इज अनसैचुरेटेड। उसमें क्या होता है, अटैच्ड टू एन एटम ऑफ द अनशेयर्ड सिस्टम और एन एटम विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल टेक प्लेस। मतलब कि ये जो यहां से ये जो हाइड्रोजन है यहां से निकल जाता है, ये यहां से निकल के ये इनके पाई ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसके साथ एक पाई बॉन्ड भी बना हुआ है उसी चेन में, ऐसा नहीं कि सेपरेट करना पड़ेगा आपको, उसी चेन में साथ में ही आपको पाई बॉन्ड दिखा। अब क्या होगा, और ये इफेक्ट होता कहां था वो भी मैं आपको बता दूंगा। होता क्या है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन में, पाई बॉन्ड में, पाई के जो ऑर्बिटल्स होते हैं खाली, वहां पे ये जंप कर जाता है। देखो मैंने कैसे दिखाया, अभी बनाता हूं इसकी फिगर में आपके सामने दोबारा। यहां से ये मैंने क्या करा, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इधर शिफ्ट हुआ, इसने क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता अपनी तरफ, कार्बन। ये देखो कार्बन ने डबल बॉन्ड बना दिया,
है ना, कार्बन ने ये क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और कार्बन का तो अपने पास है ही, तो उसने ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये देखो। और जब इसके इलेक्ट्रॉन चला गया डेफिनेटली इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज, तो ये प्लस हो गया। अब ये क्या करता है, यहाँ पे इनके बीच में एम्प्टी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, वो भी दिखाता हूं मैं कैसे। वो पी ऑर्बिटल में ये H प्लस जंप कर जाता है, ओके, वो पी ऑर्बिटल में H प्लस जंप करता है। आप देखो मैंने क्या दिखाया आपको, सिर्फ जरूरी थोड़ी ये हाइड्रोजन जाए, क्या पता ये जा सकता है, क्या पता ये जा सकता है, तो इसलिए मैंने तीनों बनाए, 1 2 और ये 3, ओके। अब इसमें क्या है वो समझो, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इनमें क्या क्या टर्म यूज होंगी उसको समझो। एक तो टर्म इसमें यूज होगी देखो, ऐसे मैंने बना दिए 3 हाइड्रोजन, 2 ये बना दिए, एक सिंगल ये कार्बन का बना दिया, ये पाई बॉन्ड है, ओके। ये बनाता हूं अभी मैं आपके सामने पाई बॉन्ड। अच्छा, यहां पे जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो ये जो डबल बॉन्ड के साथ ये पाई बॉन्ड ही है बेसिकली। अब मैं कैसे, चलो इसको मत बनाऊं, नहीं समझ, गलत हो जाएगा ऐसे, हाँ ऐसे बनाओ। ये पाई बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगा है, ध्यान से सुनना, कार्बन के, अब ये देखो, ये आप बोलोगे सर ये है क्या, कहाँ से आ गया, ये सारा बना रखा है थ्योरी, एक्सपेरिमेंटली देखा गया और फिर उस पर नेमिंग करी गई, फिर उस पर एक थ्योरी लिखी गई, उस थ्योरी को यूनिवर्सली माना गया कि यही माना जाएगा आगे से, तो वो है ये चीज। कि आप बोलो ना सर ये लॉजिकली निकल कहाँ से रही है, ये कुछ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा कि ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में ऐसा कुछ कर रहे हैं, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो कुछ लॉजिक बनाना था, तो फिर उन्होंने इस लॉजिक को एक्सपेरिमेंट करे, चेक करे, और फिर वो थ्योरी लिखी गई, फिर उसकी वैलिडिटी चेक करी कि हर जगह फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, फिर उसे यूनिवर्सली फैक्ट मान के ओके करा गया। तो हमें फिर वैसे ही याद रखना है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे केमिकल बिहेव करते हैं। और आपको पता है केमिस्ट्री साइंस क्या है, साइंस है कि जितने एक्सपेरिमेंट करो और जितनी बार, और एक बार में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेरिमेंट करो न्यू चीज, वो फर्स्ट टाइम पे सक्सेसफुल नहीं होगी, इट टेक्स टाइम, जितनी बार करोगे उतनी बार फेल होंगे, फिर एक जाके लाखों हजारों में एक जाके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, फिर उसका हम लॉजिक निकालते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो ये चीज हुई है। तो वही चीज है ये कि यहाँ पे इन हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलते हैं, पहले तो कार्बन को समझो, जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। पहले एक एग्जांपल ये देख लो, और एग्जांपल्स भी समझा दूंगा बाद में। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और जिसके साथ, जो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, जो यहां से निकल जाते हैं, जो यहां से निकल जाते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ मेरी? जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उसे हम बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। और उस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? इतना नोट करो। देखो और अल्फा कार्बन कहां पे होंगे, ध्यान से देखो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर जुड़ा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है, जैसे आपको, और हम उस पर काउंट कर लेते हैं, जैसे H3C डबल बॉन्ड O, ये देखो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कीटोन, कीटोन। तो इसके साथ जो कार्बन लगा है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा होगा, अल्काइल ग्रुप जो लगा होगा, अल्काइल ग्रुप, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके साथ, ओके। अब मान लो आपके साथ ये लिख लिया CH3, और एग्जांपल देखो इसके, CNH2, CH2, ये देखो NH2 लगा हुआ है, ध्यान से देखो NH2 लगा, तो इसके साथ जो लगा हुआ है कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इसके साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर वो बीच में लगा होता फिर कौन सा लेते, कौन सा ला, अभी बताता हूँ, वो वाला भी बताता हूँ एग्जांपल। मान लो ये आपका, ये ऐसे होता है H3C डबल बॉन्ड O CH3, देखो ध्यान से,
अब इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं? 2, तो ये दोनों ही अल्फा कार्बन है। और इनके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा इसके हैं, 3 अल्फा इसके हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और ये H। अब देखो ध्यान से, अब ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसके साथ जो ये लगे हैं, दिस इज अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन है आपके साथ, 1 2 3। देखो इस वाले के साथ भी तो लगे कार्बन, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके जितने भी कार्बन लगे हुए सारे अल्फा कार्बन। और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ जी, ये जो अपने ये वाला बनाया राइट हैंड साइड का टॉप में, इसमें दोनों तरफ ले लेना। किसमें? जैसे इसमें दोनों लेफ्ट और हाँ हाँ, 2 कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो इसके साथ वाला भी इसके साथ वाला दोनों ही कंपेयर किया जाएगा। इस वाले में ये 1 2 3। अब सुनो, ये देखो ये होता वहीं पे है जहां पे जो, देखो ये होता वहीं पे जहां पे सामने वाले पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये देखो p ऑर्बिटल होना चाहिए खाली, तभी होगा ये। कैसे? देखो ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल होता है ना, और इधर आपका नाइट्रोजन के पास भी होता है, और इधर डबल बॉन्ड तो होता ही है। डबल बॉन्ड को तो याद रखना ही पड़ेगा आपको कि डबल बॉन्ड तो डायरेक्ट मोस्टली यही चलता है, डबल बॉन्ड है ना, डेफिनेशन यहीं से बनी है। बट और फंक्शनल जैसे ये C हो गया, यहां पे भी आपका एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जंपिंग होती कैसे है और क्यों हो रही है। क्यों हो रही है वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, किस किस में ये अल्फा कॉन्जुगेशन, ये पता कहाँ दिखेगा आपको? जब हम आपको रिएक्शंस कराएंगे +2 में भी, हाइड्रोकार्बन में भी है, तो रिएक्शन में होता क्या है कि यहां से हाइड्रोजन निकलता है, अल्फा हाइड्रोजन, और जो दूसरा वाला अटैकिंग रिएजेंट होता है उसके साथ जाके लग जाता है, या दूसरे किसी, मतलब सॉरी, अटैकिंग रिएजेंट के साथ नहीं, सामने वाले कार्बन के साथ लग जाता है जो डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम उस समय आपको बोलेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा ये लिख लो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है, ये लिख लो। पर क्या कितने ज्यादा? जितने ज्यादा, को मैं लिखा देता हूँ इसको आपको, more the number of more the hyper conjugation structures, more is the stable compound. More is hyper conjugation structure, more is hyper conjugation structure, more is stability of compound. अच्छा, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिखने पड़ेंगे हमें। चलो मैं पहले आपको पॉइंट लिखाने से पहले वो समझा देता हूँ वो चीज़ हो क्या रही है, फिर हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही पहले समझा देता हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी पड़ेगी इसमें आपको थोड़ी सी, वो भी बता देता हूँ। देखो C, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे बनाए थे हमने, C, और यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था H2 और एक H यहाँ बनाया था, ठीक है, ध्यान से देखेंगे अब इसको। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के, ये कार्बन वाला, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल तरीका ये भी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 2 3 4 होती है तो sp3 होती है, sp2 sp, ठीक है, sp3d भी है, dsp3 भी है, बट अभी +1 में आपके सिलेबस में नहीं है, d वाली तो है, dsp3 नहीं है, वो +2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाती है। तो पहले इसको समझो, ये बना कैसे बॉन्ड, ताकि आपका थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज हो जाए, फिर डबल बॉन्ड पे दिखाता हूँ मैं आपको। इस कार्बन को देखते हैं, देखो कार्बन का 1s2 2s2 2p2,
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 6 होते हैं इसके पास। 2s2 ये रहा, 2p2 ये रहा। ओके, अब हाइब्रिडाइज, अब देखो इसको कार्बन को देखो, कार्बन के साथ, कार्बन आपको पता है ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कौन सी है? ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। अब कार्बन क्या करता है? कार्बन आपको सबको पता है ना वो लूज करता है ना वो गेन करता है। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन, ना लूज करता है ना गेन करता है, वो क्या करता है? शेयरिंग से बनाता है ना। तो शेयरिंग करने के लिए वो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां जंप कर जाता है, इस वाला ऑर्बिटल यहां जंप, s से वो p में जंप कर जाता है, 2s से किस में जंप करता है? 2p में। अच्छा, जंपिंग वहीं पॉसिबल है जहां पे सेम एनर्जी लेवल है, 2s एंड 2p सेम एनर्जी, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम, ऑल्दो 2p इज ग्रेटर देन 2s। 2s 2p एनर्जी कैसे पता लगती है वो भी बता देता हूं। सारा केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज हो रहा है थोड़ा थोड़ा आपका n+l रूल से। 2s में n है आपका 2, s के लिए l का वैल्यू होता है 0, तो इसकी n+l की वैल्यू आती है 2। 2p के लिए n है 2, l है 1, तो इसका n+l आता है 3, तो इसलिए 2p का एनर्जी ज्यादा है क्योंकि 3 आ रहा है, 2s का एनर्जी कम है क्योंकि 2 आ रहा है। तो जिसका एनर्जी ज्यादा होता है वो बाद में फिल होता है, जिसका एनर्जी कम होता है वो पहले फिल होता है। लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी से, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक का ही है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। इलेक्ट्रॉन वहीं जंप करता है जहां पे सिमिलर ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 2s 2p। 3 पे नहीं जा सकता था वो। ओके, और 3p होता भी नहीं, 2p के बाद होता भी नहीं, 2d नहीं होता, तो खाली कुछ है ही नहीं आगे, खत्म हो गए इसके ऑर्बिटल्स। अब ये क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि ये ना बॉन्डिंग सिंपल नहीं होती, जैसे आपको 10th में पढ़ाई जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, आपको ऐसे सिखाते थे 10th में, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन ये रहा, या लीव स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे हम, ये 4 बॉन्ड बन जाते हैं। बट हाइब्रिडाइजेशन कहती है ऐसा नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि ये 4 ऑर्बिटल है, अपने आप को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे, और जो कि इक्वल एनर्जी के होंगे। अभी देखो एनर्जी का डिफरेंस है, ये 2s से ये 2p, हल्का फुल्का तो है ना। बट हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि नहीं, ये चारों अब मिक्स होंगे और मिक्स होके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसे कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बना दिए उन्होंने, और इन सब का एनर्जी क्या होगा? सेम, इक्वल एनर्जी। मतलब ये कह लो कि आपके पास 4 बंदे थे, 4 में से एक के पास अलग पावर थी, एक के पास अलग, एक के पास अलग, एक के पास अलग, है ना। वो कौन सी मूवी, एवेंजर्स, जहाँ पे देखते हैं उनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं, है ना। अगर वो चारों सारी पावर मिक्स कर लेते हैं, है ना, तो एक सबके पास इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब सारे इक्वल हो गए, है ना, तो उससे क्या हुआ? ये सारे इक्वल हो गए। अब ये कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? एक s और p के कितने हुए? 3, एक s 3, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं इन्हें, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल्स बन गए, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, लेकिन कहते हैं उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर ये हाइड्रोजन आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तो सिंपल क्या है? 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, यहां बॉन्ड बना लेता 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 है, ये आपकी बॉन्डिंग हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी है? ये कार्बन की। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए, sp3 मतलब एक s हुआ होगा, 3 p हुए होंगे और नए ऑर्बिटल बने होंगे, तो यहां से इसकी sp3 आई। अब हुआ क्या? आगे देखो, जो डबल बॉन्ड है उसको देखते हैं, ये आप इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आ जाओ इस कार्बन और इस कार्बन पे, ये 2 कार्बन पे, ये अब यहां इस वाले कार्बन को अगर आप देखें तो एक यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा देता हूं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इसका मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2। इसकी भी sp2 ही है, इसकी sp2, मतलब इसके एक s 2p मिक्स हुए होंगे, है ना। देखो कैसे, ये कार्बन के दोबारा बनाता हूं मैं, 2s 2p, ठीक है जी। अब यहां से ये जंप करा, इधर होगा ऐसे ही, होगा ऐसा ही, जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है इसकी सेम। अब देखो हुआ क्या,
अब यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन के, कोई भी कार्बन ले लो, इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं? दो हाइड्रोजन ही आ रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन के साथ भी तो बॉन्ड बनाया उसने, है ना? तो एक कार्बन और होगा, एक और कार्बन बनाओ पहले, एक कार्बन और बनाया मैंने, हाँ जी सेम, वो भी एक्साइटेड स्टेट पे, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। अब क्या करेंगे? अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये 3 मिक्स किए, ये 2 मिक्स किए, बस 1s 2p, 1s 2p, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? sp2, 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 1 3 इसके, 2 1 2 तीसरा, और उसका ये तीसरा, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अरे देखो ना, कल्ला कार्बन को मत सोचो, आप ये सोचो एक कार्बन इधर से आ रहे हैं और आपस में बॉन्डिंग करने की सोच रहे हैं, तो कैसे बॉन्डिंग करेंगे? वो ये बॉन्डिंग दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अब उन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने 1s2p को हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। अब 3 हाइब्रिड देखो, 1 2 3 ये रहे। अब इससे ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ नहीं, ये वाला तो इस कार्बन के साथ है, ये वाला एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये वाला एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, ये रहा, और इस वाले कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और सामने वाले के साथ इसने दूसरा कार्बन भी आ रहा होगा पीछे से, उसने ये वाला शेयर कर लिया। अब एक बॉन्ड तो, अब सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो जो पहला बॉन्ड बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये बन गया। अब ये बॉन्ड कौन सा है जो दूसरा हमने बनाया हुआ, ये वाला, ये पाई, ये वाला बना हुआ है, देखो ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया था पार्टिसिपेशन, ये तो खाली बच गए ना, तो ये पाई बॉन्ड इनके, ये आपस में ऐसे बॉन्डिंग इन्होंने बना ली, ऐसे बनी ये बॉन्डिंग, तो इसलिए वो पाई बॉन्ड आया। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखो तो स्ट्रक्चर कुछ आपको इसका ऐसे दिखेगा, देखो ये 1 2 3 पी के 3 होते हैं ऐसे, पी का स्ट्रक्चर आपको पता ना, ऐसे ऐसे, और एक ऐसे, ये होता है ना? और दूसरा मैंने बड़ा बना दिया, छोटा बनाता हूं रुको, ताकि दूसरा कार्बन भी बना दे। ये 3 ऑर्बिटल है पी के, 3 एक्सिस पे, है ना? इधर वाला देखो, ये कार्बन, अब दूसरा वाला बना रहा हूं मैं इधर, ये एक कार्बन ये रहा, ये वाला, ये कार्बन ये रहा। अब देखो जब ये बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन हमेशा, तो इसलिए सबसे पहले ये बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बना, ठीक है, ये वाला सिग्मा बना, और एक इनका, बाकी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड, देखो दो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, तो एक ये वाला, मान लो एक ये वाला, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर गया। ये जो बच गया देखो, ये वाला, ये और ये आपस में देखो वर्टिकल कोलिजन कर रहे हैं ऐसे, तो जो वर्टिकल कोलिजन करते हैं वो पाई बॉन्ड बनता है। जो हेड ऑन कोलिजन होती है, समझाया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड होती है हमेशा हेड ऑन कोलिजन, और ऐसे कोलिजन वर्टिकल पाई बॉन्ड, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड इनका कंबाइन कर रहा है, ये पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड में ये खाली जगह है, अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये खाली नहीं है, एक ही है ना, 2 चाहिए इनको, तो खाली है इस पाई में, तो यहाँ पाई में ये वाला हाइड्रोजन जंप कर जाता है, यहां से हटता है, प्लस होके इधर वाले में यहाँ ये जंप करता है, मतलब होता है ये, मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर ये नेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और यहाँ पे खाली हो जाता है एक एम्प्टी ऑर्बिटल, मान लो ये रहा, देखो ऐसे, देखो इधर ये था ऐसे, स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने आपका ऐसे था, होगा क्या कि यहां से ये इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, ये प्लस हुआ, इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, ये नेगेटिव हो गया, इसने इसका, इस एक ऊपर वाले कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये इधर चला गया, अब ये देखो खाली हो गया, इस खाली में ये हाइड्रोजन अब आ जाता है, मतलब यहां आ जाता है हाइड्रोजन प्लस, यहां पे जगह बनाता है, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, कि एक सिंगल कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और एम्प्टी पी ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, तो साथ वाले का एम्प्टी ऑर्बिटल तो होना चाहिए ना। अब ये इफेक्ट, ये आपको ये इफेक्ट समझना बस, आपने अभी क्वेश्चन की टेंशन ना लो, ये रिएक्शन में यूज होगा, जब आपको कभी रिएक्शन लिखेगा और हम बताएंगे यहां से हाइड्रोजन निकला और इधर लग गया, सीधा दिखा देंगे आपको केमिकल रिएक्शन में, जब आपको मैकेनिज्म समझाएंगे रिएक्शंस का, ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, तो हम आपको सीधा बोलेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन है, यस यहां से निकलता है, और आप सबको पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन निकलते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और हम जाके साथ में दूसरे वाले में लगा देंगे,
अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन तो कुछ भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं। ओके, क्लियर है। और ये जनरली ऐसे यहाँ पे दिखता है जहाँ डबल बॉन्ड और ये सिंगल, मतलब एक कार्बन sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। अब कंडीशन सुनो, ये वाली जो मैंने आपको एग्जांपल लिखाए थे उन सब में एक sp3 था हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे वाले की sp2, वही पॉसिबल होता है। क्लियर है। अब इसके पॉइंट्स लिखा देता हूं मैं आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो HE इफेक्ट है ये वीकर देन रेजोनेंस बट स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है वो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, और ई इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फिर लास्ट में आ जाता है। सबसे कमजोर। हाँ जी। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अब देखो इसमें भी दिखा देता हूं मैं आपको। सी हाइड्रोजन डबल डबल डबल, क्या इस पे आपको अल्फा कार्बन दिख रहा है? यस, देखो ध्यान से, ये डबल डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी कार्बन ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी तो कार्बन है, और उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा 3 तीन अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो इसके हम कितने तरीके बना सकते हैं? तीन। कैसे बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर? एक हाइड्रोजन तीनों हाइड्रोजन हर जगह से निकलेगा, है ना, और उतने उसके स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ओके, तो देखो मैं एक हाइड्रोजन से स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, और फिर वो हर हाइड्रोजन के साथ बनाना, और उतने सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक हाइड्रोजन का बना के दिखाता हूं मैं आपको, और ये आप लोगों ने कर रखा है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। देखो यहां से सबसे पहले देखो क्या होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले ये हाइड्रोजन प्लस में हो गया, देखो ऐसे बताया था मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये देखो ये H प्लस हो गया, और ये H, और यहां से ये मैंने ये भी दिखाया था आपको कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। रेजोनेंस को समझो और इसको भी समझो। रेजोनेंस में, रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन होना चाहिए। ये दोनों डिफरेंशिएट यहां से होगा आपका, अल्फा कार्बन का और हाइपर कॉन्जुगेशन का। क्लियर है मेरी बात? अब यहां से ये हाइड्रोजन निकला, अब देखो अब ये नेगेटिव हो गया, अब ये क्या घूमेगा सारी तरफ। अब मैं बना नहीं रहा हूं सारा, एक यहां आएगा नेगेटिव और एक यहां आएगा, 2 3 एक एक 4 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, सॉरी 3 बनेंगे इसके ऐसे। देखो एक यहां पे आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर ये ऊपर ऐसी है, फिर यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे ये ऐसे कैसी ऊपर, नहीं नहीं उस पर डबल बॉन्ड नहीं खींचना अभी, ये रेजोनेंस नहीं है ये वाला। हाँ यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ बनाना भूल गया मैं, सॉरी ये भी आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने खींचा ना तभी तो प्लस गया, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे बनेगा ये। अब ये एक हाइड्रोजन के साथ हुआ, ये कितने, इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है और इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, तो 3 इसने दिए, 3 उसने, 3 इसने, कितने स्ट्रक्चर हो? 9, तो 9 स्ट्रक्चर देगा ये आपको। ओके, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं इसके। पेपर में तीनों के बोलेगा कि किसी एक का? एक का बनाने के लिए बोलेगा, ज्यादा नहीं, इतना बड़ा नहीं आने वाला, डोंट वरी। अब देखो इसमें स्टेबिलिटी भी पता लग जाती है अभी हमें इससे, एक तो चलो स्टेबिलिटी के बारे में पता लगता है इससे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके यही करेंगे क्वेश्चन, जो मैंने आपको इफेक्ट समझा दिए ना सारे, इन्हीं के 2-2 4-4 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और सर ये डबल बॉन्ड से भी शिफ्ट होते रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी।
अब देखो इन दोनों में किसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ। फर्स्ट वाले में देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है। तो 3 6 9 12 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। और इसके पास कितने देखो, 3 6 9 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये मत गिनना ये वाला, इन दोनों के पास जो कार्बन अटैच होते हैं डायरेक्टली वही होते हैं अल्फा कार्बन। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। तो स्टेबल कौन हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। सर ये जो ऊपर वाला पिक्चर है, हाँ इसके बाद नीचे जो डैश लगा आपने, हाँ। दो दो डैश है। नहीं एक ही कौन सा? एक ही डैश है। ये अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। सर ये स्ट्रक्चर बेंजीन डबल बॉन्ड का है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेंजीन स्ट्रक्चर है ना? अब यहाँ पे आपका डेफिनेशन खत्म हो गए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ टर्म्स रह गए 2-3, वो हम कवर कर लेते हैं, फिर आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हर एक इफेक्ट के 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इंटरमीडिएट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरमीडिएट्स। द शॉर्ट लिव्ड, जो कम समय के लिए रहते हैं, द शॉर्ट लिव्ड हाईली केमिकल स्पीसीज, द शॉर्ट लिव्ड हाईली केमिकल स्पीसीज through which majority of the majority of organic reaction occur। दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पढ़ रहे हैं हम कार्बोकैटायन। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का डेफिनेशन, केमिकल स्पीसीज bearing a positive charge, chemical species bearing a positive charge on carbon and carrying positive charge on carbon and carrying 6 electron in its valence shell are called carbocation. These are formed by homolytic cleavage of covalent bond. Homolytic cleavage of covalent bond in which living group takes away shared pair of electron. For example, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बन के पास प्लस का चार्ज आएगा और इसे ही हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। देखिए होता क्या है कार्बोकैटायन, ये आपने वही चीज पढ़ी हुई है। कार्बोकैटायन कुछ नवा नहीं है, पढ़ा हुआ है, बट ये है कि अब आपको एक थोड़ा प्रोफेशनल वे में समझा रहे हैं, टेक्निकल वे में, और कुछ नहीं है वही चीज। आपको सबको पता है कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी का छीन के ले जाए तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज। तो उसी प्लस चार्ज को कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये कार्बन का है, क्योंकि मोस्टली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से रिलेटेड है, तो इसलिए कार्बन। तो कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन
कैटायन स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे प्लस का चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और होता कब है ये, जब कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ जुड़ा होता है और अपने इलेक्ट्रॉन ले जाता है, बीच में प्लस आ जाता है। हम ये आपको क्यों नहीं बताते, क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ी है, इंटरमीडिएट है, बीच में बनता है कहीं। हम तो आपको सीधा प्रोडक्ट बताते हैं जी ये बन गया। अब होता है क्या कि कहीं पे ये प्लस का चार्ज आ गया ना, अब ये अब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, अटैकिंग रिएजेंट आके इस पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाला जिस पे नेगेटिव चार्ज हो या जिसका लोन पेयर हो, वो इस पे अटैक करता है, फिर हम प्रोडक्ट बता देते हैं जी ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये चीज रह जाती है कहीं पे, तो इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये ऐसे भी होता है, जैसे एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, CH3 CH2, मान लो ये OH लगा हुआ है, ये क्या हुआ है, OH लगा हुआ है, मान लो ये OH लगा हुआ है। अब होगा क्या, मान लो यहाँ पे मैंने H2SO4 डाला हुआ है, क्या ये अल्कोहल है? H2SO4 क्या होता है, इसके ये H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा। H2SO4 क्या देगा, H प्लस। H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं, 0। प्लस का मतलब एक लूज कर गया वो। तो क्या ये अब होगा क्या, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि H2SO4 H प्लस ही देगा, बाकी वो बोल जाए बाकी का SO4 कहाँ चला गया, H2SO4 दिया उसने, H प्लस दे दिया, वही काम है उसका मेन, मतलब ज्यादातर एसिड को इसीलिए पहचाना जाता है कि H पॉजिटिव देते हैं, तो इसलिए वो आ गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसको, H प्लस को, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा आपको, ये ऐसे लग जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ गया, ये हाइड्रोजन प्लस वाला यहाँ लग गया। अब ये लोन पेयर किसने दिया है, किसने दिया है, ऑक्सीजन ने दिया है, तो क्या उस पे प्लस का चार्ज नहीं आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। अब ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ गया, अब ऑक्सीजन कभी प्लस का चार्ज हो सकता है, +2 तो होता ही नहीं, वैसे भी -2 होता है। और वैसे भी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नॉन मेटल है, वो कभी प्लस के चार्ज क्यों लेंगे, मेटल लेते हैं प्लस का चार्ज, नॉन मेटल तो लेते ही नहीं। और नॉन मेटल या ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव कभी रखेगा नहीं, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये कहेगा मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं यार, मेरे पे प्लस कैसे आ गया, तो वो क्या करेगा, कहेगा ठीक है जी तेरा इलेक्ट्रॉन तो है ही मेरे पास, तेरा छीनता हूं मैं, प्लस तो रह ही नहीं सकता मैं किसी भी हाल में, कैसे रह लेगा प्लस, वो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और अब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो बाहर क्या निकलता हुआ दिख रहा है, H2O, अरे H2 है, एक ऑक्सीजन, तो बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर हो गया, और इस पे इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हुआ, प्लस, तो ये बन गया कार्बोकैटायन। ये देखो ये कार्बोकैटायन बन गया, ये है चीज। अब यहाँ पे कोई रिएजेंट डालेंगे एक और, वो H प्लस पे आके अटैक करेगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका किसका, इस वाले का, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसको पढ़ेंगे अभी। 3 डिग्री, इसके जिस कार्बन के पास प्लस का चार्ज होता है उसके साथ जितने मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। अभी पढ़ते हैं इसको। क्लियर है आपको कार्बोकैटायन कैसे हो रहा है? अब फर्स्ट वाला कुछ क्लोरीन लेके इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस चार्ज आ गया, बस क्या बताना है इसमें। चलिए जी, इनकी क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन, ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन आपका ऐसा होगा जिसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा होगा जो प्लस लगा होगा जिसके साथ, मतलब ये कार्बोकैटायन है, इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। इसके साथ अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री। अगर इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। किसकी? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं, कोई डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा तुमसे कार्बोकैटायन की। स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ, ये अनस्टेबल है ना सारे, खुद सोचो। अरे प्लस
किसी पे भी प्लस या माइनस का चार्ज अनस्टेबल ही माना जाता है, न्यूट्रल होता है तब वो स्टेबल होता है। तो इनमें भी अनस्टेबल है, लेकिन इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। उसका रीजन भी देख लेते हैं। हाँ, अब इनकी स्टेबिलिटी का ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। ये डिस्कशन करेंगे आपसे क्वेश्चंस की, ठीक है। और डेफिनेशन एक आधी ही पूछेगा, ज्यादा नहीं। तो हम करते हैं अब स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के बेसिस पे इसकी स्टेबिलिटी। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है? अल्काइल CH3। आई इफेक्ट देखो, दोबारा रिवाइज करते हैं जल्दी से। आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन खींचेगा या तो कोई, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। जब वो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे कार्बन पे आ जाएगा माइनस का चार्ज और खुद पे आ जाएगा प्लस का इफेक्ट, तो उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो अब इस कार्बन, यहीं पे चलो, यहीं पे समझ लेते हैं, लिखते नहीं है नहीं तो फिर हमारे को टाइम लग जाएगा। ये जो है ये CH3 है, ये देखो ये अल्काइल ग्रुप है ना। तो जो अल्काइल, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को आगे फेंकेंगे कि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे? डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। ये भी माइनस दे रहा है, ये भी माइनस दे रहा है, ये भी माइनस दे रहा है, तो इस बेचारे के ऊपर प्लस का बोझ कम नहीं हो जाएगा? क्योंकि बाहर से माइनस आ रहा है, जितना माइनस आएगा उतना प्लस उस पर कम होता जाएगा। अच्छा इधर देखो, ये प्लस दे रहा है, ये माइनस दे रहा है, ये माइनस दे रहा है, यहां सिर्फ एक ही माइनस दे रहा है। तो जो ज्यादा माइनस देंगे, क्या वो वाला ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाएगा? तो इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यहां लिख देता हूं मोर अल्काइल ग्रुप मोर प्लस आई इफेक्ट, हेंस मोर इज स्टेबल, हेंस मोर इज। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। पहला कारण बता दिया मैंने आपको, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। 3 कार्बन दे देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा और बोलेगा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपको देखना पड़ेगा कौन स्टेबल है कौन नहीं है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। अब देखो, मान लो मैंने एक ऐसा बना दिया आपके सामने, क्या ये एक कार्बोकेटाइन है? यस डेफिनेटली। ये देखो ना, प्लस C कार्बन, अरे C पे प्लस का चार्ज तो कार्बोकेटाइन। और अगर आपको ऐसे ना पता लगे तो ऐसे देख लिया करो, जिस पे कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 2 4 6, बस उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा? यस। ये पाए और प्लस पे अट्रैक्शन होगा, तो ये नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन क्या इधर शिफ्ट होगा, तो इस प्लस के ऊपर बोझ कम नहीं हो जाएगा? अब मैंने एक ये बना, एक मैं ये बना के दिखाता हूं आपको। ये अब ये दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंकेंगे, ये भी फेंकेगा और यहां से ये भी फेंकेगा। यस और नो? तो क्या अब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा? सेकंड वाला। और अगर मैं तीनों जोड़ दूं तो थर्ड वाला। तो इसका मतलब मोर फिनाइल ग्रुप इज अटैच्ड, मोर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो C6H5 फिनाइल होता है, ये 3 वाला ग्रेटर होगा, C6H5 2 वाले से,
और C6H5 एक वाले से। अच्छा, तीसरा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हमने अभी अभी किया है। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आपको क्या बताया था, जो ज्यादा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल। जरा देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास है? इसके पास नो। ये C+ है, देखो देखो, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था प्लस वाला चार्ज आ जाता है ना, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो मतलब, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इतना लिख लो, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज स्टेबिलिटी। इनका ना अब एक ऑर्डर की लिस्ट भी है, एक ऑर्डर की ना लिस्ट है, जो कि मैं आपको अभी क्वेश्चंस के साथ में वो समझाऊंगा लिस्ट कौन सी है। कार्बो एनाइन, जल्दी से देख लें, ये भी खत्म हो जाएगा जल्दी से। कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन का डेफिनेशन यही है, ऐसे स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज बेरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, या बोलो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। और वैलेंस शेल में इसके, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। उसे कहते हैं कार्बो एनाइन। लेकिन ये दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हिट्रोलिटिक क्लीवेज, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हिट्रोलिटिक क्लीवेज। ये देख लेते हैं CHO, ये लेते हैं एग्जांपल इसका, CHO CH2H, ये एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये एक फंक्शनल, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसी समहाउ इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, मान के चलो इसका इलेक्ट्रॉन अगर ये खींच ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO CH2, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज, है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज कॉल्ड कार्बो एनाइन। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज अपनी मर्जी से नहीं आएगा, मतलब साथ में मैंने ये लगा दो कि ये ले लो, ऐसे OH लगा दो यहाँ पे, देखो ये देखो एक OH नेगेटिव लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये OH नेगेटिव के, OH के पास क्या पड़े, लोन पेयर, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से अट्रैक्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये कैसे होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और H+ को रिलीज कर देता है, और H+ इसके साथ जाके, HO के साथ जाके वाटर बाहर निकाल देता है, और बीच में कार्बो एनाइन बन जाता है। ओके, तो ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये भी आपको पता लग गया। वही चीज, अगर एक कार्बन जुड़ा होगा, देखिए RCH2, दिस इज 1 डिग्री, मतलब एक अल्काइल ग्रुप है। अगर मैं 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं 2 डिग्री, अगर मैं 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो 3 डिग्री। और इसमें उल्टा होता है, 1 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्यों क्यों, ध्यान से देखो, ये क्या अल्काइल स्टेबिलिटी ऑन द स्टेबिलिटी, तीनों केसेस में बताता हूं मैं। स्टेबिलिटी पहले केस में ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट। अब मुझे खुद बात बताइए, ये तो इलेक्ट्रॉन को अंदर फेंकेगा और इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है, एक C पे नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होगा, अनस्टेबल, और अल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर फेंकेगा, और इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव फेंक रहा है, तो और नेगेटिव इसके ऊपर हो जाएगा। तो जितने अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतना नेगेटिव ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा उतना अनस्टेबल होता जाएगा, वो उसे तो प्लस चाहिए ना स्टेबल होने के लिए। दैट्स व्हाई 1 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। कौन सा, ये वाला OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल, इसे न्यूक्लियस की जरूरत है, नेगेटिव है ना, तो वह चीज है न्यूक्लियोफाइल। जो अलाइल ग्रुप्स होते हैं,
allyl and benzyne carboanion are stabilized by resonance. Second part, allyl and benzyl carboanion, allyl and benzyne carboanion, ये are stable ये स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस. CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव, ये अलाइल कार्बन है. देखो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ फिर एक सिंगल कार्बन, सिंगल बॉन्ड, उसको बोलते हैं अलाइल कार्बन. क्या बोलते हैं? अलाइल. ये अलाइल कार्बन है. ये देखो ध्यान से सुनो, अलाइल किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को अलाइल कार्बन कहते हैं. तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है. क्या इसमें रेजोनेंस नहीं होगा? खुद सोचो, होगा ना. तो ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. अभी बताया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने. ये देखो कॉन्जुगेशन है नेगेटिव पाई, तो क्या होगा इन दोनों के, ये पाई को इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा. देखो है ना, ये इधर शिफ्ट हुआ, इस पे नेगेटिव आ गया, ये इधर शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन. अब मुझे क्या बात बताओ, पहले नेगेटिव इस पे था, अब नेगेटिव इस पे आ गया, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया हर जगह, जिसके कारण इस पे कम इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या ये स्टेबल नहीं माना जाएगा? तो इसलिए ये स्टेबल हो जाते हैं रेजोनेंस के कारण. और रेजोनेंस में आपने जितने भी हमने नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव घूमता है हर रिंग में, तो वो भी स्टेबल होता है. तो कार्बोएनाइन बेंजाइल रिंग में और एलाइल कार्बन में स्टेबिलिटी आती है. ओके, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. क्लियर है? तो यहां पे आपका कार्बन एंड कार्बोकैटायन भी खत्म होते हैं. ओके, अब हम इसके बाद करेंगे इनके बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और वो जरूरी है, उसमें आपको ना और क्लैरिटी हो जाएगी. अच्छा, क्यों ऐसा स्टेबल हो रहा है, क्या इफेक्ट था. ऐसा सिर्फ रट्टा मारने से नहीं समझ आने वाला. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे.